गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। कल अपन ने लेक्चर्स में किलेटों के स्टेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि किलेट का जो स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, या फिर किन फैक्टर्स के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम वीक हो जाती है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था एंट्रोपी की वजह से, ठीक है, कि यदि संकुल निर्माण के दौरान एंट्रोपी में वृद्धि हो तो संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है, ठीक है। सेकंड अपन ने लिगेंडों में जो रेजोनेंस है उसके बारे में पढ़ा था कि कुछ लिगेंड्स के अंदर जो है वो रेजोनेंस पाया जाता है जिसकी वजह से वो रिंग को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा अपन ने देखा था वलय का आकार तथा वलय की संख्या, जिसमें अपन ने देखा था कि सामान्यतः एक लिगेंड वलय में धातु आयन सहित 5 या 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। इतनी अधिक संख्या में अवयवों की संख्या वलय में बढ़ने से वलय में क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, ठीक है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। अतः संकुल का स्तर तो भी क्या होता है, घट जाता है। अगर अपन नॉर्मली बात करें तो जो 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर के रिंग के कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता तो, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करते हैं हम अपन के यदि यही कारण है कि किसी कीलेट संकुल में एथिलीन डाइएमीन को प्रोपिलीन डाइएमीन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका रीज़न भी ये है कि अगर अपन एथिलीन डाइएमीन किसी भी रिंग के अंदर प्रेजेंट है या किसी कीलेट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है तो अपन उसको प्रोपिलीन डाइएमीन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि वलय में 5 से 6 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। अगर एथिलीन डाइएमीन होगी तो वलय कितने मेंबर्ड होगी, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। अगर अपन उसे प्रोपिलीन डाइएमीन से प्रतिस्थापित करेंगे तो वलय 6 सदस्य हो जाएगी। 6 मेंबर्ड होने की वजह से वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती एंड जो कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, और बनेगा ही नहीं। जैसे अपन बात करते हैं 5 सदस्य वलय हैं एथिलीन डाइएमीन की, ठीक है, वो प्रोपिलीन डाइमीन से अगर इसको प्रतिस्थापित करते हैं अर्थात इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो 6 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी क्योंकि 6 मेंबर रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है अर्थात बनेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए अपन एथिलीन डाइमीन को प्रोपिलीन डाइमीन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि वलयों में सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 हो जाने पर कीलेट संकुल का स्थायित्व कम हो जाता है, जबकि 8 सदस्य वलय बनाने वाले कीलेट अभी अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, ठीक है। 7 मेंबर रिंग तक तो बता रखा है लेकिन 8 मेंबर रिंग कीलेट बन सकती है, अभी तक ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। चौथा है धातु आयनों की प्रकृति। यदि संकुल में लिगेंड समान हो लेकिन केंद्रीय धातु आयन भिन्न भिन्न हो तो वह भी संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अपन ने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखे थे जिसके अंदर जो लिगेंड थे वो तो समान थे, ठीक है, दोनों ही मेटल के पास में, सेंट्रल मेटल के पास में लिगेंड समान थे लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम थे वो दोनों भिन्न थे, ठीक है। तो उनकी नेचर भी कीलेट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी में Mn+2 से Zn+2 की ओर जाने पर उससे निर्मित संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इरविन विलियमसन श्रृंखला, ठीक है, इरविन विलियमसन श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो Mn+2 से अगर अपन Zn+2 की ओर जाएं तो इनसे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं लिगेंडों पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव या फिर स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक इफेक्ट या फिर त्रिविम बाधा भी कहते हैं, जैसे कि संकुल में उपस्थित लिगेंड पर यदि बड़े बड़े प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो संकुल का स्थायित्व क्या घटता है, जिसे अपन क्या त्रिविम बाधा कहते हैं। जैसे एसिटिल एसीटोन में 3 स्थानों पर यदि आइसोप्रोपिल अथवा 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप उपस्थित हो तो संकुल का स्थायित्व घट जाता है क्योंकि वे त्रिविम में अधिक स्थान घेरते हैं, ठीक है। अतः इस प्रकार के लिगेंडों का क्यूप्रिक या फेरिक अर्थात Cu+2 और Fe+2 के आयनों के साथ संकुल निर्माण नहीं होता, लेकिन यदि तीनों स्थानों पर कोई सीधी श्रृंखला वाले समूह उपस्थित हो तो संकुल का निर्माण आसानी से हो जाता है। स्टैटिक इफेक्ट यही कहता है कि किसी भी किलेट कॉम्पाउंड के अंदर कोई बड़े जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मौजूद नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर बड़े सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो उनका जो
अब्र होगा अर्थात इन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, रिप्लेस होगा, रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में स्टेरिक स्ट्राइक लगेगी, ठीक है। तो वो दोनों प्रतिस्थापी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो कंप्लीट कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी अर्थात घट जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि एसिटिल एसीटोन है, ठीक है, अगर इसके 3 सिरों पर आइसोप्रोपिल या 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप होंगे वो बड़े होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से स्टेरिक स्ट्रैंड डेवलप होगी उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ये Cu+2 और Fe+2 के कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। वहीं अगर इनके स्थान पर कोई सीधी सीरीज वाले, अगर कोई श्रृंखला वाले या फिर नॉर्मल संख्या वाले कंपाउंड मौजूद हो, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना बड़ा नहीं होता जो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को अफेक्ट कर सके, ठीक है, तो वो कंपाउंड इजीली बना लेते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं किलेटों का उपयोग के सूचकों के रूप में, इंडिकेटर्स के तौर पर धातु आयन अनुमापन में सूचक के रूप में होता है किलेट का यूज, ठीक है। शरीर में उपस्थित घातक रेडियोएक्टिव तत्वों को किलेटिक कारक लिगेंडों जैसे ईडीटी द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंजेक्ट हो गया या फिर डेवलप हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, ईडीटी के द्वारा अपन उसको हटा सकते हैं। तीसरा है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है, फूड स्टोरेज के अंदर भी किलेट कंपाउंड्स का यूज आता है। फोर्थ है मृदा के मृदुकरण में, ठीक है। पांचवा है धातु आयनों की पहचान में। अब अपन पढ़ते हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है समावयवता, जिसे अपन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है, कि वे दो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना तथा परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोमर या समावयवी। तथा इस जो घटना को अपन क्या कहते हैं, इस इंसिडेंट्स को क्या कहते हैं, समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। अर्थात कोई भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो बराबर है, लेकिन अगर अपन स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, जो एटम्स के अरेंजमेंट्स की बात करें तो वो भिन्न भिन्न होती हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, और उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर अपन आइसोमेरिज्म का तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है इसको। पहली है संरचनात्मक समावयवता, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है त्रिविम समावयवता जिसे अपन स्टेरिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता को वापस 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है आयनन समावयवता, दूसरी है बंधन समावयवता, तीसरी है लिगेंड समावयवता, चौथी है हाइड्रेट समावयवता और पांचवी है समन्वय समावयवता। वहीं त्रिविम समावयवता को वापस 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहली है ज्यामिति समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। अब अपन पहली समावयवता की बात करते हैं, त्रिविम समावयवता की, ठीक है, अपन मोस्टली इस यूनिट के अंदर इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहली है त्रिविम समावयवता जिसे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या होती है, देखते हैं कि वे दो या दो से अधिक उप सहसंयोजन यौगिक जिनका अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र तो समान हो, ठीक है, वे दो या दो से अधिक अधिक उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, क्या जिनका अणु सूत्र भी समान है और संरचना सूत्र भी समान है, ठीक है, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की अगर अपन स्टेरिक अरेंजमेंट की बात करें, त्रिविम व्यवस्था की बात करें, तो वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अपन इसको क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवी कहते हैं, और इस इंसिडेंट को अपन क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके अंदर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले भी समान है और स्ट्रक्चर भी समान है, लेकिन जो उनसे सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, उन लिगेंडों का जो अरेंजमेंट होता है वो त्रिविम के अंदर भिन्न भिन्न होता है। इस वजह से इसको अपन त्रिविम समावयवता कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। पहली अपन इसके अंदर पढ़ते हैं ज्यामितीय समावयवता जिसे ज्योमेट्रियाइड आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि वे समावयवी जिनमें लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न हो, लिगेंडों की ज्यामितीय व्यवस्था तो भिन्न हो,
तो उसे क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवी। इस घटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। इस प्रकार की ज्यामिति में केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड पास पास हो तो उसे सिस या समपक्ष समावयवी, तथा समान लिगेंड विपरीत दिशा में हो तो उसे अपन विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहते हैं। ठीक है। ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है कि अगर एक ही समान लिगेंड, एक ही ग्रुप या एक समान लिगेंड एक साइड में मौजूद है, ठीक है, तो उसे अपन सिस समावयवता कहते हैं या सिस समावयवी कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। और अगर समान लिगेंड समान ग्रुप एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, तो उसका अपन क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। अतः इस प्रकार की ज्यामिति को समपक्ष विपक्ष सिस ट्रांस ज्यामिति भी कहते हैं, सिस ट्रांस ज्योमेट्री भी कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता को हम समन्वय संख्या 4 तथा 6 वाले संकुल यौगिकों द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है। पहले देखते हैं अपन समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसके अंदर ज्यामितीय समावयवता कैसे पाई जाती है। देखते हैं कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में दो प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां संभव हैं। कौन कौन सी पढ़ रखा है अपन ने, पहली तो है टेट्राहाइड्रल और दूसरी है वर्ग समतलाकार ज्यामिति। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। पहली है अपन देखते हैं टेट्राहाइड्रल शेप के बारे में, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के बारे में, कि इस प्रकार की ज्यामिति वाले संकुलों में sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, और बॉन्ड कोण sp3 का कितना होता है टेट्राहाइड्रल के अंदर, 109.5 डिग्री होता है। इस ज्यामिति वाले संकुल ज्यामिति समरूपता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक लिगेंडों की ज्यामिति व्यवस्था क्या होती है, समान होती है। तो समन्वय संख्या 4 के अंदर अगर अपन बात करें ज्यामितीय समरूपता की, तो समन्वय संख्या 4 में जो टेट्राहाइड्रल शेप होगी वो तो ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लिगेंड की जो अरेंजमेंट होती है वो समान होती है। ठीक है, चारों लिगेंड की जो अरेंजमेंट है वो इक्वल होती है। इसके इस वजह से इसके अंदर ज्यामितीय समरूपता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ग समतलाकार ज्यामिति, जिसे अपन स्क्वायर प्लेनर के नाम से जानते हैं। इस ज्यामिति वाले संकुलों में DsP2 संकरण पाया जाता है। ऐसा संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर समतल वर्ग के चारों किनारों पर एक एक लिगेंड होता है, जिनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। धातु तथा सभी लिगेंडों का समतल में व्यवस्था होती है। ठीक है, समन्वय संख्या 4 के वाले कंपाउंड्स के अंदर अपन सेकंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कौन सी स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर के अंदर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और इनके बीच में हर एक लिगेंड के बीच में कितना सेंटर मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इस ज्यामिति वाले संकुल सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन शो करते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, पहला है जैसे अगर इसको अंदर अपन सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर अपन देखें कि जैसे बता रखा है कि बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना रखी है और बीच में सेंट्रल मेटल एटम को शो कर रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे जो नंबरिंग कर रखी है ये लिगेंड की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 और 2 एक साइड में और 3 और 4 एक साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि लिगेंडों को 1 2 3 4 से प्रदर्शित करें तथा केंद्रीय धातु का परिणाम से प्रदर्शित करें तो इसके सिस और ट्रांस समय निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, कि जैसे यदि दो समान लिगेंड हो तो 1 2 2 3 3 4 या 4 1 स्थिति पर हो तो उसे अपन सिस समावयवी कहते हैं। उसी प्रकार यदि दो समान लिगेंड 1 3 और 2 4 स्थिति पर हो तो अपन क्या कहेंगे, उसे ट्रांस समावयवी कहते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेके बता रखा है कि इसमें 1 2 3 4 लेबलिंग कर दी है लिगेंडों की, तो ये सिस आइसोमर कब होंगे, जब 1 2 एक साइड में हो, 2 3 एक साइड में हो। ठीक है, 3 4 एक साइड में और 4 1 एक साइड में हो, तो ये होंगे क्या, सिस समावयवी। और अगर इसमें 1 3 को देख बात करें 1 और 3 की, और 2 और 4 की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस आइसोमर हो जाएंगे, ट्रांस समावयवी हो जाएंगे। इसके आगे की जो व्याख्या है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अपन स्क्वायर प्लेनर की अलग अलग पॉसिबिलिटी को लेकर अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में इसको शो करेंगे। थैंक यू सो मच।